नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड से रिलेटेड टू ग्रुप 17। ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 17 से रिलेटेड है, उन एलिमेंट से फॉर्म किए जाते हैं, उन एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करते हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन की जब बात करें तो क्लोरीन की जो फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, वो होती है Cl2। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी प्रिपरेशन में जो यूज की जाती है, इसकी टेक्सचर या इसकी कॉम्पोजिशन, वो Cl2 होती है। तो क्लोरीन ऑब्टेन कैसे की गई, किसने फॉर्म की, कब फॉर्म की, कैसे इसको एक एलिमेंट्री डिनोशन मिली। तो देखो हुआ क्या था, इन 1774 स्कील नाम के एक साइंटिस्ट ने जब मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन कराई, तो वहां से क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन हुई, वहां से क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया गया। तो तब तक तो उसको एक कंपाउंड के ऐसे एक बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट के तौर पे माना गया। बट इन 1874 सॉरी इन 1810 में डेवी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन के बारे में बताया। मतलब उसने इसके एलिमेंट अस्तित्व के बारे में बताया कि क्लोरीन भी एक एलिमेंट की तरह एग्जिस्ट करती है। उसने 1810 में ये चीज बताई, और उसने इसके कलर के बेसिस पे भी ये बताया। मतलब जो उसका बेस था उसको एलिमेंट्री सेटअप करने के लिए, वो कलर की वजह से भी बताया कि इसका कलर होता है, मतलब जो इसको डिनोशन दी गई, इसको नाम दिया गया क्लोरीन, वो किसकी वजह से दिया गया, इसके कलर की वजह से दिया गया। इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन कलर। और एक ग्रीक वर्ड होता है क्लोरोज, एक ग्रीक वर्ड होता है क्लोरोज। इस ग्रीक वर्ड क्लोरोज का मतलब भी होता है, इसका मतलब मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब भी येलोइश ग्रीन कलर होता है। तो उसी येलोइश ग्रीन कलर के बेस पे, क्लोरोज के बेस पे जो ग्रीक वर्ड था, क्लोरीन का एलिमेंट्री सेटअप हुआ और इस एलिमेंट को नाम दिया गया क्लोरीन। ठीक है, ये हो गई क्लोरीन की हिस्ट्री, इसका मतलब पीछे की चीजें कि कैसे ये प्रिपेयर हुई, कैसे इसको एलिमेंट्री सेटअप या एलिमेंट्री दर्जा दिया गया, वो हो गई ये। अब देखो प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम इसकी प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग देखें तो किन किन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो हम यूज करते हैं वही स्कील वाला मेथड जो स्कील ने यूज किया था। हम मैग्नीज ऑक्साइड को कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो दैट ये मैग्नीज क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन कराता है, क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन होती है। तो ये हो गई पहली। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि इनके जैसे हम HCl लेते हैं, HCl के बजाय हम इसमें कॉम्बिनेशन ले सॉल्ट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो उससे भी यही क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन होती है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को भी अगर HCl के साथ हीट अप करें तो ये वही सॉल्ट एंड उसके साथ क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन कराता है। ये हो गए प्रिपरेशन मेथड। अब आते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसको किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करेंगे। पहली प्रोसेस होती है डिकन्स प्रोसेस। डिकन्स प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, उसकी प्रेजेंस में जब इनको रिएक्ट किया जाए, देन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट, क्लोरीन का प्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है। ये पहली प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज करते हैं, दैट इज डिकन्स प्रोसेस। सेकेंडली हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मेथड अप्लाई करें, प्रोसेस अप्लाई करें, उससे भी इसको प्रिपेयर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। हम ब्राइन सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन होता है, उसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं उसकी, तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें क्लोरीन मिलती है एट एनोड। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वहां क्लोरीन ऑब्टेन की जाती है। तो ये दो मेथड होते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन। अब क्लोरीन की प्रिपरेशन हो गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ली। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसका कलर, इसकी स्मेल, इसका मतलब ओडोर, कैसा इसका ओडोर रहेगी वो। तो येलोइश ग्रीन कलर में ये प्रेजेंट रहती है एंड इसकी जो स्मेल होती है वो काफी पंजेंट एंड सफोकेटिंग होती है। मतलब जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाए, हम इजीली सांस नहीं ले पाए, तो ऐसा कुछ इसकी ओडोर होती है, काफी सफोकेटिंग
एंड पंजेंट। सेकेंड, इसके अगर उसकी बात करें, टेम्परेचर रेलेवेंसी की बात करें, तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 239 केल्विन एंड ये सोल्यूबल होती है वाटर में, वाटर सोल्यूबिलिटी शो कराती है एंड टेम्परेचर रेलेवेंसी होती है 239 केल्विन। नेक्स्ट होता है कि क्लोरीन गैस जो होती है वो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन शो कराएगी। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म करेगी एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म करेगी। तो अगर हम मेटेलिक क्लोराइड की बात करें तो हमने ये दो रिएक्शन देखी जिसमें क्लोरीन एल्यूमिनियम एंड सोडियम के साथ रिएक्शन कर रही है एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंडली, अगर नॉन मेटल की बात करें तो हमने ग्रुप 15 के जो कंपाउंड्स थे उनमें भी पढ़ा था, फास्फोरस क्लोराइड जो पढ़े थे, PCl3 PCl5, उन सभी में भी कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, यही क्लोरीन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। आगे होता है कि क्लोरीन की जो अफिनिटी होती है वो काफी अच्छी होती है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, कि हमने हाइड्रोजन में अभी रिसेंटली जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो ये देखा था कि हाइड्रोजन के टुवर्ड्स अफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है एंड क्लोरीन इज द सेकेंड एलिमेंट इन ग्रुप 17। तो अफिनिटी इसकी अच्छी होती है टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, कि किसकी फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो क्लोरीन गैस होती है वो कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलीज एज वेल एज हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलीज दोनों के साथ रिएक्शन शो करा सकती है, बट दोनों में जो फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट हैं वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहते हैं। जैसे अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात करें तो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड्स, और अगर हम बात करें हॉट एंड कंसंट्रेटेड एसिड की तो वहां पे प्रोडक्ट होते हैं क्लोराइड एंड क्लोरेट्स। जैसे ये रिएक्शन थी, हमने एक बार इसको हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ कराया, जो सेकंड रिएक्शन है फर्स्ट में हमने कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ कराया, तो यहाँ पे हमें हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ये देखने को मिला। सेकंड में हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट ये देखने को मिले। तो ये प्रोडक्ट में डिफरेंस अराइज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये, जो क्लोरीन के मेन जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी तरफ इंडिकेशन करती है। तो देखो, क्लोरीन के अंदर एक टेंडेंसी होती है दैट अगर क्लोरीन को कुछ टाइम के लिए रखा जाए ऑन स्टैंडिंग सम टाइम इट विल लूजेस इट्स कलर, ये अपने कलर को लूज कर देती है, जो येलोइश ग्रीन कलर था उसको डिसअपियर करना शुरू कर देती है। किसकी वजह से, क्योंकि जैसे इसको कुछ टाइम रखेंगे तो यहाँ पे HCl एंड HOCl, ठीक है, हाइपोक्लोरस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट करता है। ये ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन होती है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, इस नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की वजह से जो क्लोरीन होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो कराती है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी शो कराएगी ये, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी एंड ब्लीचिंग कैपेबिलिटी। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, क्या करा रही है, मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, सल्फ्यूरिक एसिड में। रिडक्शन करा रही है तो किसकी तरह बिहेव कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरी हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी ब्लीचिंग कैपेबिलिटी, क्लोरीन ब्लीचिंग कैपेबिलिटी शो कराती है, जैसे हमने ये रिएक्शन देखी यहाँ पे। दूसरा, इसको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में यूज करते हैं। जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है CaOCl2 उसके फॉर्मेशन में यूज करते हैं। इसकी स्लेक्ड लाइम के फॉर्मेशन में यूज करते हैं इसको, ठीक है, ये प्रिपरेशन में ये यूज की जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो कराती है। मोस्ट इंपोर्टेंटली, क्लोरीन गैस को जब किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कराती है। जैसे मान लो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4 और अगर हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या फॉर्म करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराएगी। एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी
क्लोरीन से। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखो क्लोरीन के ऐसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, उनमें से जो कुछ यूजेस हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे इसको वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज किया जाता है। जैसे हम फैब्रिक फॉर्म करते हैं, रेयॉन फैब्रिक फॉर्म करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो वुड पल्प की जो ब्लीचिंग होती है उसमें क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, दैट कॉटन एंड टेक्सटाइल्स जो होते हैं, कपड़े होते हैं, जो कॉटन होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उनमें ब्लीचिंग एक्शन प्रोसीड करती है क्लोरीन गैस, तो वहां इसको यूज किया जाता है। ऑल्सो हम इसको गोल्ड एंड प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। कुछ जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, CCl4 होता है जो काफी अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। DDT होती है जो फर्टिलाइजर्स और इनमें काम करते हैं, इनकी तरह यूज किए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है। तो इन कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट तो क्या पॉइजनस गैसेस की फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन को यूज करते हैं, जैसे फोस्जीन होती है, COCl2, फॉर्मूलेज इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मस्टर्ड गैस होती है, फोस्जीन होती है, टीयर गैस होती है। तो इनकी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है, क्लोरीन को यूज में लेते हैं। तो यहाँ कंप्लीट हो गया अपना क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग, क्लोरीन की जनरल हिस्ट्री, इसकी प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लोरीन गैस के यूजेस। नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ेंगे जो ग्रुप 17 से रिलेट करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, तो देखो होता क्या है एक्चुअली, इन 1648 ग्लोबर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो उस रिएक्शन से जो साइड प्रोडक्ट रिलीज हुआ दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहां से इनिशिएशन हो गया। एंड इन 1810 डेवी ने बताया, डेवी नाम के साइंटिस्ट ने, दैट इट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मतलब उसको फाइनल लुक 1810 में दिया गया। ये तो हो गए इसके स्टार्टिंग फेज, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की, किस मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो इन लेबोरेटरीज में जनरली जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको अगर हम H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं, then it will form sodium हाइड्रोजन सल्फेट along with हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ, इसको भी अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं, then it will again form हाइड्रोक्लोरिक एसिड with सोडियम सल्फेट। Na2SO4 के साथ ही HCl फॉर्म कर सकता है, करता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके लिए प्रिपरेशन मेथड है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसका टेक्सचर, इसकी रिएक्शन टेंडेंसी, इसकी अपीयरेंस, ये सब चीजें। तो देखो जो HCl होता है ये गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिडिफाइड भी हो सकता है, एज वेल एज ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब ये गैसियस स्टेट में रहेगा देन इट विल अपीयर एज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, कि जब ये गैसियस टेक्सचर में है तो ये कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस की तरह बिहेव करता है। एंड इट कैन बी लिक्विफाइज एट 189 केल्विन टेम्परेचर। इसको 189 केल्विन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस टाइम, उस पे इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इसको हम फ्रीज कर सकते हैं इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसको फ्रीज भी किया जा सकता है। तो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट होता है कि जब भी इसको वाटर में डिसोल्व किया जाए देन इट एग्जिबिट्स द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड हैव टेंडेंसी टू आयनाइज इटसेल्फ। वो आयनाइजेशन की टेंडेंसी भी रखेगा। दैट इज हम इसको इस रिएक्शन से शो करा सकते हैं कि अगर HCl को वाटर में डिसोल्व कराया जाए देन इट फॉर्म्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन अलोंग विद Cl- आयन, क्लोरीन आयन की भी फॉर्मेशन करता है। आगे है कि जब हम HCl को
HNO3 नाइट्रिक एसिड जो होता है उसके साथ इन 1:3 में मिक्स करें, ठीक है, 1:3 में इसको मिक्स किया जाए तो ये फॉर्मेशन करता है कंपाउंड की, एक सोल्यूशन की, दैट इज एक्वारेजिया। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। और एक्वारेजिया सॉल्यूशन की खास बात होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये मेटल्स को डिसोल्व कर सकता है। जो मेटल्स की लो रिएक्टिविटी होती है ना, ये उन लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को भी अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, एक्वारेजिया 1:3 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, 3 parts of HCl and 1 part of HNO3, वही है ये एग्जैक्टली। मतलब ये HCl की केमिकल प्रॉपर्टी होती है एज वेल एज नाइट्रिक एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है, दैट दे कैन फॉर्म अ सॉल्यूशन एक्वारेजिया, जो लो रिएक्टिव मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। ऐसे वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, इन आयनिक फॉर्म ऐसे एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट HCl कैन डिकम्पोज सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। जो वीकर एसिड होते हैं उनके सॉल्ट को भी डिकम्पोज कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, एटसेट्रा, इनको डिकम्पोज करने की टेंडेंसी भी रखता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन लेबोरेटरी, जिनको स्कूल, कॉलेजेस, रिसर्च वगैरह सब लेबोरेटरीज में जब यूज करते हैं तो ये एक अच्छे केमिकल की तरह, मतलब इसको यूज किया जाता है लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह। ऑल्दो इसको हम क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग में, अमोनियम क्लोराइड मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग में इनको यूज किया जाता है। अच्छा, इसको इनके साथ जो बोन से जो ग्लू को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी HCl को यूज करते हैं। कुछ मेडिसिन एंड लेबोरेटरी रिएजेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भी HCl को यूज किया जाता है। ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ठीक है। हमने क्लोरीन पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक पढ़ा, इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड। तो देखो जितने भी 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। बट फ्लोरीन जो होता है वो सिर्फ एक ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, दैट इज HOF। ये सिर्फ एक ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिक एसिड। इसके हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड की प्रिपरेशन होती है। बाकी जितने मेंबर बच गए सब रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वो ऑक्सो एसिड स्टेबल नहीं होते, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर होती है। तो उनको सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में उनको स्टेबल रखा जा सकता है, अदरवाइज उनकी स्टेबिलिटी कुछ होती नहीं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑक्सो एसिड थे उनके स्ट्रक्चर, फॉर्मूले एंड नेमिंग के साथ उनको लिखा। जैसे सबसे पहला होता है हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मूला होगा HOCl, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लोरस एसिड जिसको HClO2 भी बोला जाता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसमें। नेक्स्ट होता है क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3 एंड परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला रहता है HClO4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है, बट मेन इनकी स्टेबिलिटी होती है जो नहीं होती। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है इसके एनोमलस प्रॉपर्टीज की वजह से, इसके एनोमलस बिहेवियर की वजह से। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ हैलोजन, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड जो ग्रुप 17 से रिलेट करते हैं, दैट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो अभी हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और इंटर हैलोजन कंपाउंड में पढ़ने से पहले एक बार मैं डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ। वेन एवर टू डिफरेंट halogen combines, then they will form the respective compounds known as interhalogen compounds। ये हमने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी ग्रुप 17 की, तब हमने कवर अप किया था इन आवर रिसेंट वीडियो। तो चेक करो एक बार उसको, इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होते थे, क्या स्टेबिलिटी होती थी उनकी।
तो वो चेक करो ताकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल लगे, थोड़ा सा इजी लगे। देखो होते क्या थे, इंटर हेलोजन कंपाउंड अपन ने देख लिया। प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, काफी सिंपलेस्ट मेथड होता है इनका प्रिपरेशन का, कि हम जब सिंपली दो हेलोजन्स को कंबाइन करें तो वो इंटर हेलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती है, रिस्पेक्टिव इंटर हेलोजन कंपाउंड। बट उनके लिए जैसे अब एक के लिए अगर कोई कंडीशन यूज करें, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी। हम अगर एक की कुछ वॉल्यूम ले, कंसंट्रेशन ले, तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो सबके लिए वही एप्लीकेबल रहेगी। तो वो चीजें वेरी करती है, मतलब कंपाउंड टू कंपाउंड के, हर एक इंटर हेलोजन कंपाउंड के लिए डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ये यूज की जाती है। कुछ हमने यूज किए, जैसे हमने ClF की प्रिपरेशन देखी। सिंपली क्या होता है, Cl2 और F2 को 437 केल्विन पे हीट करेंगे, एंड ऑन हीटिंग इन इक्वल वॉल्यूम दे विल प्रोवाइड दिस इंटर हेलोजन कंपाउंड। सेकेंडली अगर हम बात करें ClF3 की, तो 1:3 में उसको कंबाइन करेंगे क्लोरीन एंड फ्लोरीन को, और वो सिंपली आपको देखने पे भी पता लग रहा होगा कि एक के 1 मोल, एक के 3 मोल। तो डेफिनेटली जो 3 मोल वाला कंपाउंड है, एलिमेंट जो हमने लिया, वो एक्सेस में होगा। इनको 573 पे हीट करने पे प्रोसीड करते हैं ये फॉर्मेशन। ऐसे ही हमने लिया ICl की प्रिपरेशन, जो इक्विमोलर रेशो में जिनको कंबाइन करें तो सिंपली हीट करने पे ICl की फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे ही कई सारे कंपाउंड होते हैं जो इन सभी इंटर हेलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहते हैं, यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, एक तो वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं, सेकेंडली वो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ऑल्सो वो वोलेटाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वोलेटाइल सॉलिड एज वेल एज वोलेटाइल लिक्विड्स। बट सिर्फ फ्लो जो ClF होती है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ClF इंटर हेलोजन कंपाउंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब किस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। इनके मेल्टिंग पॉइंट और या जो प्रॉपर्टी भी अपन ऑब्जर्व करें ना, वो स्लाइटली इंटरमीडिएट होती है, कि जो दो हेलोजन हमने लिए उन दोनों हेलोजन की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी वो शो कराते हैं। बट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये एग्जिबिट कराते हैं, शो कराते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्वेश्चन भी मिलेगा ये आपको एनसीईआरटी बुक जो देखोगे तो ये क्वेश्चन मिलता है, दैट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो देखो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो अगर किसी कंपाउंड में जो बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड है, जो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए इजीली, हमने फटाफट उसको हीट अप किया एंड जब भी मतलब तभी की तभी उसने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो वो क्या करेगा, फटाफट बॉन्ड के ब्रेक करते ही सामने वाले के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब रिएक्टिविटी भी क्या कराएगा, जल्दी कराएगा, ज्यादा रिएक्टिविटी शो कराता है। तो ऐसा ही कुछ होता है इंटर हेलोजन एंड हेलोजन में। तो देखो इंटर हेलोजन जो कंपाउंड है उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, कि उसको थोड़ा सा ही हीट अप करने पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। बट इन केस ऑफ हेलोजन कि अगर सेम हेलोजन अगर कोई कंबाइन करती है, X2 अगर हम देखें, XX अगर कंबाइन करें, तो वो XX जो सेम हेलोजन कंपाउंड है ना, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ वो शो कराते हैं। तो ना तो वो इजीली डिसोशिएटेबल होते हैं, अगर इजीली डिसोशिएट नहीं हो सकते तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी ना। तो यही रीजन होता है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड। सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कराता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, तो इसका एनोमलस बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से ये तो ये रूल को फॉलो, ये पॉइंट को ओबे करेगा नहीं, वॉयलेट करेगा इसको, बाकी सब क्या करेंगे, इंटर हेलोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा शो कराते हैं और हेलोजन रिएक्टिविटी हाई लो शो कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और इजीली हाइड्रोलाइज होने पे वो हेलाइड आयन प्रोवाइड करते हैं। जो स्मॉलर हेलोजन है उनसे डिराइव होने वाले हेलाइड आयन को प्रोसीड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हेलेट ऑब्टेन होते हैं, हेलाइट ऑब्टेन होते हैं, एटसेट्रा। इनके अलावा भी आयन जो होते हैं हेलाइड आयन वो ऑब्टेन किए जाते हैं। ये रिएक्शन होती है कि हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया, हाइड्रोलाइज किया, तो ये प्रोवाइड करते हैं आयंस। ठीक है,
नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली डील करता है वेस्पर थ्योरी से, मतलब वेस्पर थ्योरी को यूज करके ही हम इनका स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, उन सब में सबका टेक्सचर क्या होता है, सबकी मोलिकुलर कॉम्पोजिशन अलग अलग। अब सबकी मोलिकुलर कॉम्पोजिशन अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट सराउंडिंग एटम, ये सब शो कराते हैं। तो सबकी शेप भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। बट जो रूल फॉलो होगा, जो हम फॉलो करेंगे सीक्वेंस, वो वेस्पर थ्योरी वाली करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो थे उनकी शेप लिख दी मैंने। XX3 अगर टाइप में है तो वो शो कराते हैं बेंट टी शेप। अगर XX5 में है देन दे विल शो स्क्वायर बाइपिरामिडल। एंड अगर IF7 की बात करें तो IF7 की शेप होती है पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब देखो अगर मैं निकाल के दिखाऊं शेप आपको, तो मैंने एग्जांपल ले लिया BRF3 का। BRF3 अगर इसमें मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको शेप निकाल के दिखाऊं, तो वो शेप देखो कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले निकालते हैं हम n की वैल्यू, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा n की वैल्यू के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम यहाँ क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, सराउंडिंग एटम में काउंट करते हैं। यहाँ पे सराउंडिंग एटम है 3, तीनों के तीनों फ्लोरीन। अच्छा अगर यूनिवेलेंट की बात आए तो अगर ये एटम है ना तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखते। एटम्स की अगर बात करें तो ये एटम है ब्रोमीन, तो कितने यूनिवेलेंट है 3, प्लस माइनस चार्ज ऑन द कंपाउंड। चार्ज ऑन द कंपाउंड यहाँ पे क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई n की वैल्यू 5। अब n की वैल्यू 5, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए 5। इस 5 में अगर हमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेट करने हो तो कैसे करेंगे। देखो सेंट्रल एटम को पकड़ो, सेंट्रल एटम के पास जितने सराउंडिंग एटम है उतने तो होंगे बॉन्ड पेयर, बाकी बच गए वो सारे क्या होंगे लोन पेयर, क्योंकि उसको एटलीस्ट उतने तो बॉन्ड फॉर्म करने पड़ेंगे जितने उसके पास सराउंडिंग एटम है। अब अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो सराउंडिंग एटम कितने 3, तो 3 तो क्या रहेंगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और बाकी बच गए 2 क्या रहेंगे लोन पेयर। तो जब n की वैल्यू 5 है जिसमें 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करते हो, तो उस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से शेप क्या आती है इसकी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, ये शेप ऑब्टेन की जाती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसको क्या किया जाता है, कैसे इसको डिनोट करेंगे, ये हमने लिया ब्रोमीन, यहाँ 2 लोन पेयर लगाते हैं कुछ U। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन, एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन और एक बॉन्ड पेयर फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया जाता है या वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग BRF3 का। ये ज्योमेट्री, ये शेप, ये पूरी डायमेंशन उसकी रहती है। ये टेढ़ा नहीं बनाया है। अब इसमें क्या होता है कि लोन पेयर वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, एक पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी की बोलेगी कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, आफ्टर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन शो कराते हैं बॉन्ड पेयर। तो देखो यहाँ लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऐसे ऑपोजिट जाएंगे। और अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें तो कम रिपल्शन होगा इन कंपैरिजन ऑफ लोन पेयर, बट एटलीस्ट वो शो तो कराएंगे रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड हल्का सा बैंड हो जाता है, पहले स्ट्रेट रहते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, फिर हल्के से बैंड हो जाते हैं रिपल्शन की वजह से। तो ये कुछ ओवरऑल इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप ऐसे ऑब्टेन होती है। अब देखो लास्ट अगर हम बात करें, ऐसे आपके पास होमवर्क है ये करने के लिए कि आप जितने ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड है, चेक योर एनसीईआरटी, चेक योर टेक्स्ट बुक, उसमें आप उन हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड की एक बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी वेस्पर थ्योरी भी क्लियर हो जाए। और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये शेप्स, ज्योमेट्रीज, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये चीजें पूछी जाती है। लास्टली अगर हम बात करें यूजेस की,
तो यूज किया जाता है इनको, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन की तरह यूज किए जाते हैं, उनके तरह यूज किया जाता है इनको। अच्छा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं ये। और जो स्पेसिफिकली ClF3 एंड BrF3 होता है उनको UF6 यूरेनियम फ्लोराइड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जिसमें एक्सेस होती है यूरेनियम 235 की, ठीक है, डोमिनेटिंग होता है यूरेनियम 235, उस प्रिपरेशन में इनको यूज किया जाता है। ये हो गए कंप्लीट ग्रुप 17, जिसमें हमने ग्रुप 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनसे बनने वाले रिलेटिव उनके कंपाउंड्स, प्रिपरेशन, वो सब चेक किए। अब इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ग्रुप 18, जो नोबल गैसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। वही सेम यही चीजें कवर अप करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके, कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद दैट वी वॉक अकेडमी। ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन।